प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1 ला दो। जी जी सवाल निकाल लें। प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1 कर रहे थे, पेज नंबर 523। भाई आप रोजाना आ रहे हो, कभी कभी छुट्टी कर रहे हो? कितने दिन की? क्यों? अच्छा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है अब हमने। कंपनी एक्स आपको बनवा दिया था लास्ट क्लास में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। जी भाई, वैसे तो सारे हजरात ही फोकस करें बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन जो हजरात पिछली क्लास में नहीं आए थे वो भी फोकस कर लें, कोई उनका इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नया टॉपिक है, जरा गौर से देखना है। सवाल में नजर मारें, वो लोग ये इस वक्त इस बात को छोड़ दें, जो हजरात सैटरडे को नहीं आए थे, कि ये एंट्रीज मैंने कैसे की हैं, इस बात को छोड़ दें, सिर्फ इन एंट्रीज की पोस्टिंग पे फोकस करें। जी भाई, 2002 का पीबीटी कितना है? गलत वाला कितना है? 700। और 2003 का पीबीटी कितना है? 800। जी, 2002 का गलत टैक्स कितना है? 320। जी, 2002 का गलत टैक्स 3 का 345। जी, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है। एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ता है, और प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होता है। ओके जी, लेजर लाइट, ये क्या है? एक्सपेंस। ये किस साल का एक्सपेंस है? एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, ये क्या है? ये क्या है? प्रॉफिट। अच्छा जी, 3 का प्रॉफिट बता दें कितने से बढ़ेगा? 9 से।
जी ये क्या है, किस साल का? एक्सपेंस फॉर द ईयर अगर कम होगा तो क्या कम होगा साथ? प्रॉफिट फॉर द ईयर कम नहीं होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर बढ़ेगा। जी कितने से? 17। इस साल की एंट्री पोस्ट की, इस साल की एंट्री पोस्ट की। नाउ ये क्या है? टैक्स, ये प्रॉफिट नहीं है। ये क्या है? टैक्स। टैक्स बढ़ने से टैक्स बढ़ जाता है, तो इसमें कोई रिलेशन सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टैक्स का इफेक्ट टैक्स के ऊपर बड़ा सिंपल सी बात है, टैक्स बढ़ने से टैक्स बढ़ जाता है। 2002 का टैक्स कितने से बढ़ा और 2003 का? 2.7। जी 717 717 809 809 325.1 347.7 जी 461.3 391.9 91 इस टॉपिक में ऐसे नहीं चलना कि पहले आप डबल एंट्री पोस्ट करें, आपने सिंगल एंट्रीज पोस्ट करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो उसकी एंट्रीज पोस्ट करनी है, अभी बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी एंट्रीज पोस्ट करेंगे। जी आपको जनरल रूल बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस 2 साल का बनता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी 2 साल की बनती है, और बैलेंस शीट 3 साल की बनती है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने का तरीका बड़ा आसान है। कंपनी एक्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। 31 दिसंबर 2003 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जी भाई कितने साल की बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? 2 साल की। 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किस किस साल का प्रॉफिट चाहिए? 2002 का और 2003 का। तरीका देखें बनाने का, आपने यहां पे लिख देना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां पे आपने लिख देना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2002 का और यहां पे 3 का। अच्छा आप फॉर्मेट देखें क्या होगा, जो डेट यहां पे लिखी हुई है वो आपने यहां पे लिखनी है, जो डेट यहां पे लिखी है वो आपने यहां पे लिखनी है। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 31/12/2003। अगर ये 31/12/3 है तो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 31/12/2002। 31/12/2002। अच्छा इसको क्लोजिंग ही लिखते हैं। कुछ बच्चे उस क्लास में कह रहे थे ऐसे ही ओपनिंग लिख रहे हैं, नहीं लिखना ना लिखें। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 31/12/2001। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 31/12/2001। अब आपने यहां पे खड़े होके एक काम करना है कि यू आर सपोज टू रिपीट दिस लाइन, यू आर सपोज टू रिपीट दिस लाइन। इस लाइन को आपने रिपीट करना है। तरीका बड़ा आसान बताया आपको। तरीका मैंने क्या बताया था, इधर 2003 लिखें, इधर 2000, इस डेट को यहां पे लिख दें। ओके 31/12/2003, 31/12/2002
और 31/12/2001। अब आपने क्या करना है, यू आर जस्ट सपोज टू रिपीट दिस लाइन, आपने इस लाइन को रिपीट करना है। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 31/12/2001, यू आर जस्ट सपोज टू रिपीट दिस लाइन। और इसके बाद यहां पे आपने लिखना है इफेक्ट ऑफ करेक्शन। जी, अब आपने जाना है क्वेश्चन के अंदर, एंड इन क्वेश्चन यू विल फाइंड 31/12/2001 की रिटेन्ड अर्निंग ढूंढे। 31/12/2001 की सवाल से ढूंढिएगा, बैलेंस शीट में दी होती है 31/12/2001 की रिटेन्ड अर्निंग 120, या आपने लिखना है यहां पे 120। Is it an unadjusted retained earning or is it an adjusted retained earning? Unadjusted retained earning। अच्छा जी, अब बहुत अटेंटिव रहना। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट नहीं बदलेगा आज के बाद। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फाइनल फॉर्मेट है, ये नहीं बदलेगा। हाँ, इसमें शेयर कैपिटल का कॉलम ऐड हो जाएगा, शेयर प्रीमियम का ऐड हो जाएगा। इसमें ये जो लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये फिक्स लाइनें हैं, ये नहीं बदलेगा फॉर्मेट। अब 3 की गलती, अब देखें जरा, देखना सबने, 3 की गलतियां 3 के प्रॉफिट में सही हो चुकी हैं, 2 की गलतियां 2 के प्रॉफिट में सही हो चुकी हैं। 2001 या 2002 या 9998 जितने मर्जी साल गिवन होते, उन सब की गलतियां उनके प्रॉफिट एंड लॉस खोल के सही नहीं की जाती, उन सब की गलतियां रिटेन्ड अर्निंग में सही की जाती हैं। और इसकी लॉजिक 31/12/1 के रिटेन्ड अर्निंग में 31/12/1 का पैट पड़ा होता है। 31/12/1 की रिटेन्ड अर्निंग में, जैसे मैं कहूं 31/12/1 के कम डिडक्शन अकाउंट है, तो 31/12/1 के कैरेट डाउन में 31/12/1 की डिडक्शन पड़ी, आप कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल पड़ी है। सिमिलरली 31/12/1 के रिटेन्ड अर्निंग में 31/12/1 का प्रॉफिट पड़ा है, तो 1 के प्रॉफिट में तो एडजस्टमेंट्स करनी है, तो ये तो फिर सवाल से जो उठाया वो अनएडजस्टेड है। ओके, तो जो गलतियां मैंने कहा था 3 की 3 में सही होंगी, 2 की 2 में सही होंगी, बाकी 1 की, 2000 की, 99, 98, 97 की सारी गलतियां इस लाइन में सही हुआ करेंगी। यू आर सपोज टू डू इट लाइक दिस, और यहां एक लाइन डालनी है फैक्ट ऑफ करेक्शन, यहां सारे सालों की गलतियां सही करनी है। यहां 3 की गलतियां सही, यहां 2 की गलतियां सही, यहां 2001 की, 2000 की, 99 की, पिछले सारे सालों की गलतियां यहां सही हुआ करेंगी। ओके, व्हाट इज दिस 120? Profit after tax of all years, all previous years. It is profit. It is expense. Expense कम होने से profit, expense बढ़ने से profit कम होता है। अच्छा, कुछ हजरात सोचते हैं कि इधर प्लस हो रहा था, उधर माइनस हो रहा है। ये मैंने कहा था नहीं सोचना, क्योंकि ये टैक्स है, टैक्स बढ़ने से टैक्स बढ़ता है। ये देखें ना, ये भी माइनस ही हो रहा है असल में, ऊपर से चले पीबीटी -2.7, नहीं ये भी माइनस ही हो रहा है, पीबीटी -2.7 ना, तो ये भी माइनस ही हो रहा है, परेशान होने की नहीं, ये माइनस ही हो रहा है। तो व्हाट इज दिस? अर्निंग। अर्निंग मींस प्रॉफिट। एक्सपेंस कम होने से, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट। जी 10.5 ऐड इज हैवी, 10.5 जी 130.5। अब क्या करना है आपने, ये पैट उठाना है 2002 का और ये उठाना है 2003 का। 391.9 और 461.3, बस अब कैलकुलेटर की गेम है जी।
522.4 जी 983.7. Okay. Now the question is where we are supposed to write down restated. हमने restated कहां कहां लिखना है, हमने restated कहां कहां लिखना है, उसके लिए सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ा करेंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट बताएं। Where we are standing, पढ़ें। Prepare relevant extracts for the year ended 31 दिसंबर 2003. Where we are standing on 31 दिसंबर 2003. Be attentive, थोड़ा शौक से आइए सेट पढ़ें। अच्छा जी, we are standing on 31/12/3, लेकिन मेरे भाई हकीकत ये होती है कि हम इसके 4, 5, 10, 15 दिन बाद ही खड़े होते हैं, क्योंकि 31/12/3 की रात को तो हम जनरल एंट्रीज नहीं कर सकते। अगले साल 2-4 दिन होते हैं, फिर ऑडिट शुरू होता है, फिर गलतियां निकलती हैं, तो हम प्रोबेबली यहां खड़े हैं जनवरी में। फरवरी मार्च तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर के हाथों में डिस्पैच करनी है। हम यहां खड़े हैं, इस दिन मार्च तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अज्यूम करता हूं यूजर के हाथ में डिस्पैच करनी है। तो ये जो 2 महीने हैं बीच में, इस महीने में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलतियां निकालेंगे। इन 2 महीनों के अंदर हमें ये वाली गलती पता चल गई है। अभी 3 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में है, अभी 3 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, हम तो जनवरी में खड़े हैं। हमेशा आपने एज्यूम किया करना 31/12 का साल है। कई दफा तो आजकल तो ICAP ये भी लिख रहा है एज्यूम टुडे इज 5 जनवरी 2004। एक सवाल अभी आया था, उसमें ये भी उसने लिखा होता है एज्यूम टुडे इज 5 जनवरी 2004। हम 5 जनवरी 2004 को खड़े हैं, यानी अभी भी हमारे पास 3 के अकाउंट्स हाथ में हैं। 3 के अकाउंट्स में अगर कोई गलती हुई है तो सही कर लेते हैं, इससे पहले कि गलती करके यूजर को उनके घर में पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजें, फिर बाद में पता चले गलती की है। तो 3 की गलती अगर 3 में सही हो गई तो यूजर के पास जो प्रिंट होके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगी उनके अंदर जो है वो 3 की गलती उसको पता ही नहीं होगा हुई क्या, वो तो हमारे से गलती से हुई थी, हमने उसको खुद ही सही कर लिया। लेकिन अगर मैं यहां खड़ा हूं तो इस वक्त यूजर के पास 2002 की जो इस वक्त डिस्पैच की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो उसके पास घर में पड़ी हुई है। 2001 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इस वक्त डिस्पैच की थी वो इसके घर में पड़ी हुई है। यानी असूल ये बन गया कि सिर्फ हमारे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके पास नहीं पड़ी होती, पिछले सारे सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके पास पड़ी होती हैं। अब जब वो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाता है तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखता है कि उसके अंदर जो है वो पीबीटी आ रहा था 700 और इधर आ रहा है 717। अब वो बेगम से कहते हैं मेरी आंखें चेक कर। बेगम आई स्पेशलिस्ट होती है, बेगम कहती है ठीक है तुझे सही नजर आ रहा है बिल्कुल। वो क्या लिखा हुआ कहता है अलिफ, हाँ सही नजर आ रहा है। तो कहते हैं मुझे क्यों ऐसा मसला हो रहा है, मुझे लग रहा था पिछले साल 700 का प्रॉफिट है, पिछले साल 700 का प्रॉफिट है, तो इस साल 717 कहां से आ गया, मुझे लग रहा है कोई मसला हुआ है। तो बेगम ने कहा मैंने सीए भी किया हुआ है, देख ऊपर रीस्टेटेड लिखा हुआ है। यानी उस ऑर्गेनाइजेशन ने यूजर को बताना है कि वो जो तुम्हारे पास घर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ी हुई है 2002 वाली, वो अलमारी से जो तुमने निकाली है मट्टी झाड़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2002 वाली, उसमें जो प्रॉफिट आ रहा था वो तो 700 आ रहा था, लेकिन हमने उसे रीस्टेट करके क्या कर दिया है 717 कर दिया। और एक और बात सुन लें, ये वर्किंग्स जो मैं कर रहा हूं ये समझने के लिए हैं, ये पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती, ये पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती। अच्छा, फिर आप कहेंगे यूजर को कैसे पता चलेगा कि 700 से 717 तक पहुंचते हुए क्या हुआ, वो नोट बना देंगे। अभी वो नोट बना देंगे, नोट के अंदर यूजर को बता देंगे क्या गलती हुई थी और उस गलती को हमने कैसे सही किया था, तो वो आपने परेशानी नहीं लेनी। ये पिक्चर भी यूजर के सामने नहीं होती, ये पिक्चर भी यूजर के सामने नहीं होती, ठीक है। उसकी मेमोरी अगर तेज हो, उसे याद होगा कि पीबीटी पिछले साल का 700 था, पता नहीं 717 क्यों आ रहा है,
तो उसे नोट के अंदर जाके बता देंगे 700 से 717 तक हम कैसे पहुंचे। ओके, हाँ, अब मेरा सवाल है कि इधर से मैं चलना शुरू करता हूं और आपने मुझे लिखवाना है रीस्टेटेड जो है वो किस किस के साथ लिखूं। यहां से चलना शुरू करता हूं। 31/12/3 का प्रॉफिट भी उसके घर पहले से ही पड़ा हुआ था, इस दिन नहीं पड़ा हुआ था। 31/12/3 का जब प्रॉफिट उसको नहीं पता था तो फिर 31/12/3 की रिटेन अर्निंग भी नहीं पता थी। इन दोनों के साथ क्यों नहीं रीस्टेटेड लिखना? क्योंकि ये करंट ईयर है, क्योंकि ये करंट ईयर है। इसके साथ क्यों नहीं रीस्टेटेड लिखा? क्योंकि ये करंट ईयर है। करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो गलती सही होके हमने डिस्पैच करनी है। ये करंट ईयर है, इसके साथ भी रीस्टेटेड नहीं लिखा। ओए तुम्हें क्या हो गया? ये करंट ईयर है, इसके साथ हमने रीस्टेटेड नहीं लिखा। ये भी क्या है और ये भी, इनके साथ रीस्टेटेड, लेकिन उसके घर में जो ये वाला प्रॉफिट पड़ा होगा ये तो आपने चेंज कर दिया, ठीक है। तो जब ये चेंज है तो फिर वो जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट की बुनियाद पर रिटेन अर्निंग गई होंगी वो भी चेंज होंगी। तो इस बुनियाद पे मैंने कहा था यहां पे लिखने रीस्टेटेड पूरा, आपने यहां पे लिखने रीस्टेटेड, और अगर इधर 0 हो तो यहां कुछ नहीं लिखना। हो सकता है ना 2001 में गलती ना हो। अगर यहां 0 हो तो कुछ नहीं लिखना। अगर यहां 10.5, 1.0, 0.3, 0.0, 0.0011 भी हो तो भी आपने यहां पे क्या लिखना है? रीस्टेटेड। तो ये रीस्टेटेड मेरे भाई इस बुनियाद पे आया करेगा। अगर ये 10.5 की एडजस्टमेंट है तो ये रीस्टेटेड फिगर है, वरना ये रीस्टेट नहीं हुई। क्यों नहीं रीस्टेट हुई? फर्ज करें 2001 में गलती ना होती तो 120 में लिखता, यहां क्या लिखता? 0। ये क्या आता? now is it restated or not restated? But now in front of your eyes it is restated. It is, मैंने ये उंगली फिक्स रखी हुई है, ये it is restated. This 130.5 is restated. तो रटा नहीं मारना कि प्रॉफिट लॉस में एक जगह रीस्टेटेड आया करेगा, स्टेटमेंट इन इक्विटी में 3 जगह रीस्टेटेड आया करेगा, 1 3 1 3 1 3। रटा नहीं मारना, ये रिवाइंड करता है इस फिगर के ऊपर। इस फिगर में अगर एडजस्टमेंट है तो फिर आया करेगा ये वाला, वरना ये वाला रीस्टेटेड नहीं आया करेगा। यहां पे क्यों नहीं आना? करंट ईयर है। और यहां पे क्यों नहीं आना? करंट ईयर है। यहां पे क्यों नहीं आना? ये तो गलत फिगर है, ये तो गलत फिगर है, ये तो रीस्टेटेड नहीं है, ये तो है ही गलत फिगर। ये तो सवाल से उठाई थी ना, तो ये गलत फिगर है। ओके, जी अब मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं मिटा रहा। आपको बताया था कि प्रॉफिट लॉस नहीं मिटा रहा क्योंकि स्टेटमेंट इन इक्विटी बनानी है। अब मैं स्टेटमेंट इन इक्विटी नहीं मिटा रहा क्योंकि मैंने क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। दो की गलतियां 2 में सही की थी, 3 की गलतियां 3 में सही की। किस साल का प्रॉफिट लॉस नहीं बनाया? 2001 का। नहीं, मुझे आप सवाल बता रहे हैं, मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि 3 की गलतियां, 2 की गलतियां, 2001, 99, 98 की गलतियां प्रॉफिट एंड लॉस में सही, वो सारी कहां सही की? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। आई होप आपने ब्रैकेट में कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा। 2001 की गलतियां, 2000 की गलतियां, 99 की गलतियां एंड टिल आदम अलैहिस्सलाम। जब से आपके बिजनेस में गलतियां हो रही हैं वो सारी यहां पे आप शो करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना सारे सालों की गलतियां प्रॉफिट लॉस बना के शो करना। तो प्रॉफिट लॉस हम सिर्फ कितने सालों का बनाते हैं? 2 सालों का, बाकी सारी उधर फेंक देते हैं। ओके, नाउ बैलेंस शीट। कंपनी एक्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31/12/2003। जी, what we are supposed to do? We are supposed to prepare the balance sheet of 3 years. जी हजरात, FR2 को सीरियस ले लें, मैं तो यही कह सकता हूं बस। ओके, 2000 नहीं, 2 कैसे?
2001, 2002 और 2003। जी, सवाल के फेस पे रहें और सवाल के फेस पे रह के मुझे बताएं बैलेंस शीट में क्या आइटम्स आ रहे हैं। प्लांट आ रहा है, प्लांट आ रहा है, और क्या आ रहा है, करंट टैक्स पेएबल, और क्या आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स। टू गेट द इजी मार्क्स I can start from here. जी, what is the retained earning as on 31/12/2003? 983.7. What is the retained earning as on 31/12/2002? 522.4. What is retained earning as on 31/12/2001? 130.5. ओके, यहां तक नोट करें। एक मिनट बता दें रीस्टेटेड कहां कहां आएगा, किस साल के साथ रीस्टेटेड नहीं आएगा, करंट ईयर के साथ रीस्टेटेड नहीं आएगा। अच्छा, 2002 के अकाउंट्स उसके घर पड़े होंगे पहले से ही, इसको भी हमने क्या किया है। अच्छा, 2001 के भी पड़े होंगे, 3 में हम खड़े हैं इसमें। अच्छा, एक में कोई गलती है तो फिर एक को भी हमने क्या किया, रीस्टेटेड। बैलेंस शीट में भी 2 जगह आया करेगा रीस्टेटेड। लो हाई लिखा नहीं हुआ, इस साइड पे हाई आता है। ओके जी, अटेंटिव है। 2001 में प्लांट को 15 से नहीं, उर्दू बोला करें, 2001 में प्लांट को 15 से बढ़ा दो। अच्छा, सवाल से गलत वाली फिगर्स लिखवा दें प्लांट की और सीटीपी की। 3 की बता रहे हैं। 300 जी, अब मैंने कहा डबल एंट्री लेके नहीं चलना, सिंगल एंट्री लेके चलना है इस टॉपिक में। 2001 में प्लांट को 15 से बढ़ा दो। जी, आगे बताएं। 2002 में प्लांट को 15 और 17 से बढ़ा दो। 2003 में प्लांट को 15, 17 और 9 से बढ़ा दो। आपके जहनों में जो सवाल है उसका जवाब फॉर द ईयर एडजस्टमेंट्स नहीं करनी, एज ऑन एडजस्टमेंट्स करनी है। आपके जहनों में जो सवाल है उसका जवाब देखा ही नहीं आपने, क्या हुआ इधर देखें। 2001 में प्लांट को 15 से
बढ़ा दो। 2002 में प्लांट को 15 और 17 से बढ़ा दो। हर साल में आपने आके रिवर्स गियर मारना है और यहां से रीस्टार्ट करना है। बैलेंस शीट बनाते हुए रीस्टार्ट किया करना है। 2002 देख रहे हैं, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब ये नहीं कि यहां से चले, रीस्टार्ट का मतलब है जिथों चले सी उथों चलो दोबारा। तो बैलेंस शीट बनाते हुए रीस्टार्ट, बैलेंस शीट बनाते हुए रीस्टार्ट, बैलेंस शीट बनाते हुए रीस्टार्ट। इस टॉपिक में बैलेंस शीट बनाते हुए रीस्टार्ट, बैलेंस शीट बनाते हुए रीस्टार्ट करना है। 2002 में है, रीस्टार्ट करें जी, 15 और 17। अच्छा, 2003 में रीस्टार्ट करें, 15, 17 और 9। अच्छा, इसकी वजह सुन लें, क्या वजह बनती है। सिंपल सी वजह इसकी कि बैलेंस शीट एज ऑन है, फिर भी बच्चों को समझ नहीं आती। तो इस वजह से एक छोटी सी मिसाल समझ लें। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पहले साल 100 रुपए का सोफा खरीदा, 100 रुपए का सोफा खरीदा। अगले साल 100 रुपए का सोफा खरीदा। जी, ईयर 1 में कितने का आ रहा है, ईयर 2 का बैलेंस 200 रुपए। अच्छा, अब आप मुझे बता दें, किसी बताने वाले ने आके बताया या किसी बताने वाले ने आके पूछा, भाई वो ट्रांसपोर्टेशन क्या मुफ्त में आया था? इन्होंने कहा नहीं, पहले सोफा जब आया था तब 10 रुपए दिए थे हमने, फिर जब दूसरा सोफा आया था फिर हमने 12 रुपए दिए थे। तो किराया तो पहले सोफे का 10 रुपए था, दूसरे सोफे का 12 रुपए था। आप बताएं, पहले साल के एंड पे सोफा किस पे नजर आना चाहिए? 110 पे। और दूसरे साल नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? बोले बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता। 100 वाले की भी 10 रुपए है, 110 वाला सोफा भी पड़ा हुआ है हमारे पास, और इस 100 वाले की 12 है। आप बताएं 200 में क्या एडजस्टमेंट करूं? 200 में ये वाला 100 पड़ा हुआ है, 200 में ये वाला 100 पड़ा हुआ है। तो पहले ये जो इसमें देखने वाली आंख होनी चाहिए, इसमें जो 100 पड़ा हुआ है उसमें 10 ऐड करें, और इसमें जो दूसरा वाला 100 पड़ा हुआ है उसमें 12 ऐड करें। आप बताएं, 222। अब 222, अब इस 222 का ब्रेकअप क्या है? एक सोफा 110 रुपए वाला है और दूसरा 112 रुपए वाला है। पता नहीं हम कहां जा रहे हैं। इसमें 100 रुपया कॉस्ट थी और 10 रुपए जो है वो इसमें ट्रांसपोर्टेशन थी। और तो आप बता दें कि 200 को सही करने का तरीका बताएं। असल में ना आप चल इससे रहे होते हैं। अगर आप यहां खड़े हैं ना, देखें इस साल भी गलती हो चुकी है, इस साल भी गलती हो चुकी है, ठीक है। अगर आपने इसको सही करना है, इसमें इस साल की गलती सही करेंगे। अगर इसको सही करना है, या तो मैं इस फिगर से दोबारा चलूं ना, फिर तो मुझे वो गलती सही ना करनी पड़े। मैं इस फिगर से दोबारा नहीं चलता, मैं इस फिगर को लिख के यहां चलना चाह रहा हूं। अगर मैं इस फिगर से चलूंगा 200 में, तो 200 में सिर्फ एक साल का किराया आना चाहिए। नो, 200 में सोफे कितने पड़े हैं? 2, तो 2 सोफे तो 2 किराए, तो 2 किराए तो 222। पहले ये वाला किराया, इस वाला, और दूसरा इसके वाला। इसलिए बस सिंपल सी बात, बैलेंस शीट में हमेशा क्या किया करना है? रीस्टार्ट किया करना है। रीस्टार्ट क्या मतलब है? एक में खड़े हैं तो एक, 2 में खड़े हैं, 1 और 2 की गलतियां सही कर दें। 3 में खड़े हैं, 1 की भी गलतियां सही करें, 2 की भी गलतियां सही करें, और 3 की भी गलतियां सही करें। ओके, अच्छा जी, बस रिपीट, सीटीपी में इसको रिपीट करें जी। 1 का पेबल बढ़ा दो, 1 का पेबल अच्छा, बैलेंस शीट में सोचना नहीं पड़ता,
बैलेंस शीट में एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, बैलेंस शीट में सोचना नहीं पड़ता। बैलेंस शीट में क्यों नहीं सोचना पड़ता? बैलेंस शीट में इसलिए सोचना पड़ता कि ये भी पी है, ये भी पी है, और ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, तो इसमें सोचना नहीं पड़ता। पेबल बढ़ाने बढ़ा दें। कौन सा साल है? 2, लेकिन क्या करना पड़ेगा? रिवर्स गियर, रीस्टार्ट। 15 जमा 17 नहीं, वो तो प्लांट है। 4.5 जमा 5.1। ओके, नेक्स्ट 3 है, रीस्टार्ट। 4.5 प्लस 5.1 प्लस 2.7। ठीक है भैया, वो हजरात परेशान ना हो जिन्होंने सैटरडे को छुट्टी की है। आई एस इट वॉज इंपॉर्टेंट बट कवर हो गया आपका। जी बोले, अब इसका रोल बता दें। 315 482 541। ओके, 104.5 जी, 309.6 जी, 262.3। ओके, नाउ व्हाट्स लेफ्ट? व्हाट्स लेफ्ट? क्या रह गया? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट। जी मैं बताऊंगा, नहीं मैं भी बताऊंगा। ये इस पे 5-7 मिनट लग जाने हैं समझाने में कि जर्नल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट क्या है। वो ये वाली नहीं है। जी ज़बानी बताएं, प्रॉफिट लॉस किस किस साल का बनाया था?
3 का और 2 का। रीस्टेटेड किसके साथ लिखा था? 2 के साथ। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बॉटम से चलना शुरू करें। 31/12/2003 की रिटेन्ड अर्निंग आई थी क्लोजिंग, क्या इसके साथ लिखा था? पैट आया था 2003 का, क्या इसके साथ लिखा था? 31/12/2002 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग और पैट 31/12/2001 की जो रिटेन्ड अर्निंग थी उसके साथ कब लिखना है? जब एक में या 2000 में किसी साल में 99 में गलती हो। ओके, बैलेंस शीट में 3 साल की बनती है, हमारे साल की बैलेंस शीट के साथ रीस्टेटेड और आखिरी 2 साल की बैलेंस शीट के साथ रीस्टेटेड लिखना है। ओके चलें जी, लेट्स स्टार्ट। नोट कंपनी एक्स, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/2003। नोट का फॉर्मेट आपके सामने पहली दफा आने लगा है, तो आंखें बंद नहीं करेंगे, खोलेंगे तो नजर आएगा। हाँ खोलें, आंखें खोलेंगे तो क्लास में फायदा होता है। आंखें बंद करके सोच रहे हो तो ऊँग आ गई, नींद आ गई। इसी तरह होता है, 8-9 बजे आप पढ़ने बैठते हैं और 9:15 बजे आप फराटे ले रहे होते हैं, गलती से रजाई में घुस के आराम से तसल्ली से सोते हैं। इसका तरीका ये होता है, बैठ के पढ़ें, स्वेटर उतार के पढ़ें, थोड़ी थोड़ी सर्दी लगती रहे। अच्छा जी, नोट का नंबर 5, चेंज इन पॉलिसी नोट। 2-3 लाइनों में इंग्लिश लिख देते हैं, 2-3 लाइनों में इंग्लिश आ जाएगी। फिर आइटम्स अफेक्टिंग सॉकी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आइटम्स अफेक्टिंग सॉकी आर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड करंट टैक्स एक्सपेंस एंड ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो जाएंगे आइटम्स अफेक्टिंग सॉकी और ये हो जाएंगे आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी। आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी, प्लांट, करंट टैक्स पेबल और एक फरमाइशी प्रोग्राम है स्टैंडर्ड का, रिटेन्ड अर्निंग। ये 2 फरमाइशी प्रोग्राम है, क्योंकि ये आपको फेस पे नजर नहीं आ रहे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे क्या फर्क पड़ा इस एडजस्टमेंट की वजह से, और रिटेन्ड अर्निंग पे क्या फर्क पड़ा, और किस किस साल कितना कितना फर्क पड़ा। 2003, 2002, इधर से 2 साल का बनेगा। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे वो ना ऊपर बनाया है, प्रॉफिट लॉस कितने सालों का बनाया है, इसलिए नोट भी। बैलेंस शीट कितने सालों की बनाई है? 3 सालों की, इसलिए बैलेंस शीट वाला नोट भी 3 सालों का, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर। ये साल याद रखने हैं आपने, कितने साल की वर्किंग्स करनी है। चेंज इन पॉलिसी नोट, पहले इंग्लिश लिख लेते हैं। सवाल का पहला पैरा हमने अपनी तरफ से क्या इंग्लिश लिखनी है, उसमें तो गलती हो जाएगी। जो सवाल का पहला पैरा है उसमें ज्यादा लंबी बात नहीं लिखेंगे, कुछ शॉर्ट कर देंगे। ड्यूरिंग 2003, ये ना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर प्लीज रेफर क्वेश्चन पैरा 1। A revised IFRS on borrowing cost was published। अच्छा हाँ, नोट पे रीस्टेटेड नहीं आता, क्योंकि नोट यूजर को पता है कि पिछली फिगर्स को रीस्टेट के रूल ही बता रहा है, तो नोट पे रीस्टेटेड कभी नहीं लिखना। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट पे कहीं रीस्टेटेड का लफ्ज नहीं आता। नोट में कहीं रीस्टेट, प्रॉफिट लॉस पे लिखना है, बैलेंस शीट में लिखना है, स्टेटमेंट इन इक्विटी में लिखना है, लेकिन बैलेंस शीट के बाद आपने क्या बनाना है? नोट। तो नोट पे रीस्टेटेड नहीं लिखना। नोट भी कहते हैं, डिस्क्लोजर भी कहते हैं इसे। रिवाइज
द कंपनी हैड प्रीवियसली बीन एक्सपेंसिंग बोरोइंग कॉस्ट। अब लंबी बात रहने दें, वो जो मेन बात थी वो लिख देते हैं। नाउ सेकेंड लास्ट पॉइंट में आए। नाउ एंटिटी चूज टू कैपिटलाइज। इसके नंबर होंगे, बिल्कुल इसके नंबर होंगे, ये लिखने के पेपर में नंबर होंगे। एंटिटी डिसाइड टू चूज, कितने रह गया चूजा, चूज टू कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट फ्रॉम अर्लीस्ट डेट पॉसिबल। फ्रॉम अर्लीस्ट डेट, पॉसिबल अपनी तरफ से डाल रहा हूं, यानी जहां तक पॉसिबल सालों का डाटा ही नहीं अवेलेबल। अगर प्रैक्टिकेबल है, जितने सालों का डाटा प्रैक्टिकेबल है ढूंढना, वो साल कर देंगे, बाकी सालों को नहीं देखेंगे। करें ना, आप भी नोट करें। बस ये हिम्मत करनी है आपने, कुछ 2 महीने तकरीबन और रह गए हैं। 2 महीने इंशाल्लाह हम इकट्ठे चलेंगे, पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। दो महीने में 8 संडे आते हैं। उसमें से 2-3 संडे आपने निकालने हैं। ओके, 2-3 संडे आप ले आना, 2-3 संडे आप ले आना। ओके चलें जी, लेट्स स्टार्ट। Close it. Okay जी, बोलें जी। दो 2002 का इंटरेस्ट एक्सपेंस, उधर देखे ना, इधर 2002 का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से क्या कर दो 2000। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब ये प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा ना 2002 का, तो आपकी आंखें सिर्फ इधर होनी चाहिए बस। फिर 1 और 3 की तरफ नहीं देखना। रीस्टार्ट वाला चक्कर प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये फॉर द ईयर होता है, इस पे नहीं जाना। ये फॉर द ईयर लिखा हुआ है, नोट पे फॉर द ईयर लिखा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है, बैलेंस शीट एज ऑन होती है। तो देखें 2 के लिए लाइट निकल, 2 के लिए ये 2 का डाटा बस यहां देखेंगे। 3 के लिए ये 3 का डाटा है, यहां देखेंगे। चलें जी, 2002 में इंटरेस्ट एक्सपेंस को कम कर दो। 2002 में इंटरेस्ट एक्सपेंस को कम कर दो, डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस। जी बोले कितने से, बस ये नोट है, इसी तरह बनता रहेगा, इसी तरह बनता रहेगा।
यूजर को हम कह रहे हैं 2002 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओ जाके, और 2002 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट पड़ी होगी 17, उसे कम कर दो। वो फाइनेंस कॉस्ट नहीं है अब हमारी, वो असल में एसेट की कॉस्ट थी, हमने गलती से फाइनेंस कॉस्ट में डाल दी थी। ठीक है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस एडजस्टमेंट? वी आर इन्फॉर्मिंग दिस टू अ सेंसिबल यूजर। एक यूजर को बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ नहीं आ सकती, इंजीनियर को नहीं समझ आएंगी। बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज अगर किसी बंदे को हो तो हम उसे एक नॉलेज सा दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं भाई घर जाके 2002 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेलेवेंट लाइन आइटम्स पकड़ो, एक लाइन कनेक्टिंग बीच में डाल दें, द इफेक्ट ऑफ करेक्शन, कनेक्टिंग लाइन इंग्लिश के और इसके बीच में, द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज फॉलोज। इस करेक्शन का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेलेवेंट लाइन आइटम्स में ये है। जरा ऊपर देखें, हमारी छोटी सी गलती ने पिछले सालों का इंटरेस्ट चेंज कर दिया, हमारी छोटी सी गलती ने पिछले सालों का टैक्स चेंज कर दिया, पीबीटी भी चेंज किया लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जाना, पैट भी चेंज कर दिया, हमारी छोटी सी गलती ने बैलेंस शीट में प्लांट गलत कर दिया, हमारी छोटी सी गलती ने बैलेंस शीट में करंट टैक्स पेबल गलत कर दिया, और हमारी छोटी सी गलती ने बैलेंस शीट में क्या चेंज कर दी, रिटेन अर्निंग। तो इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। ये कनेक्टिंग लाइन है, डालें बीच में। ओके जी, 2002 का इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या कर दो, कम कर दो। 2002 का टैक्स, इसके असरात प्रॉफिट पे नहीं सोचने आपने, वो जब मैं कहूंगा तब सोचने है, बस सिंपल। 2002 का टैक्स बढ़ा दो, इंक्रीज इन करंट टैक्स एक्सपेंस। जी बोलें कितना? अच्छा, साइंस विन कोई नहीं लगाने, डिक्रीज इंक्रीज लिख रहे हैं ना यहां, तो यहां प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं। कुछ किताबों में प्लस माइनस यहां लगा होता है, उसकी जरूरत नहीं अगर आप यहां डिक्रीज इंक्रीज लिख रहे हैं। ओके, अब जी इन दोनों का इफेक्ट प्रॉफिट के ऊपर बता दें, इन दोनों का इफेक्ट प्रॉफिट के ऊपर बता दें। ये वर्किंग नहीं है, ये आप नोट बनाते हुए ना आप यहां पे कर लें, यहां कहीं नीचे करके, ये नोट का हिस्सा नहीं है, ये अपनी फिगर को शो करने का तरीका है। अब वर्किंग 1 2 3 की बजाय ऐसे ही जैसे फुट नोट्स बने होते हैं ना किताबों में, नीचे फुट नोट को रेफरेंस दिया होता है, तो फुट नोट से बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। किसी चीज की जरूरत पड़ी तो फुट नोट का रेफरेंस देके उस चीज को यहां रेफर कर देंगे जी। एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, $11.9 11.9 कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस। इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 11.9। चलें जी, 2003 का नोट बना दें।
जी नेक्स्ट, दो 2003 का इंटरेस्ट एक्सपेंस कम कर दो। 2003 का इंटरेस्ट एक्सपेंस कम कर दो, कितने से? 9 से। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट फोकस, कुछ भी नहीं है, बस प्लस माइनस शो करना है जी। 2003 फॉर द ईयर का करंट टैक्स, बोले कुछ होंठ लाए, बढ़ा दो। 2003 का करंट टैक्स बढ़ा दो, इंक्रीज, ठीक है जी, 2.7। नेक्स्ट, अब ये काम जल्दी जल्दी किया करना है। एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट जी, प्लस माइनस इज इक्वल टू 6.3। कौन सा साइन है 6.3 के साथ? प्लस, इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कुछ बच्चे पूछते हैं कि अगर 2 में बढ़ रहा हो, 3 में कम हो रहा हो, तो फिर इंक्रीज इन पैट के नीचे एक और लाइन डाल दें, डिक्रीज इन पैट, फिर वो एक साल ऊपर शो कर दें, दूसरा साल नीचे शो कर दें, जैसे भी हो। ओके, अब बैलेंस शीट की तरफ मूव करते हैं। बैलेंस शीट तो बहुत ही इजी है, क्योंकि बैलेंस शीट में फायदा ये होता है कि प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं सोचना पड़ता। बैलेंस शीट इसलिए ज्यादा आसान होती है, प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं सोचना। बस 2001 का प्लांट क्या कर दो, बढ़ा दो, बस खत्म बात। 2001 का प्लांट बढ़ा दो, प्लांट इधर देखो, डेबिट हो रहा है, डेबिट का मतलब बढ़ा दें। दो 2001 का सीटीपी बढ़ा दो, इंक्रीज। सीटीपी लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, लाइबिलिटी अगर क्रेडिट हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? इंक्रीज जी, 4.5। So it was so simple। रिटेन अर्निंग मैं भी समझाता हूं, उसे छोड़ें। चलें जी, नाउ कम ऑन 2002 की तरफ आए। बट साहब इधर आएंगे, बट यू हैव टू रीस्टार्ट। कितने से बढ़ा दो? 15, और अभी बैलेंस शीट में नहीं बढ़ा रहे थे, वही वाला काम इधर करें। वो देखें उधर प्लस 15 लिखा था पहले साल, वो जाके देखें 2001 को किससे बढ़ाया था। जाएं, वही काम इधर करें। 2001 को किससे बढ़ाया था? बैलेंस शीट तो किधर जा रहा है? तो अपने रजिस्टर के सोल्यूशन पे जाएगा ना, उस सोल्यूशन पे, अपने रजिस्टर के सोल्यूशन में। 2001 को किससे बढ़ाया था? बैलेंस शीट में जाएं, 2001 को किससे बढ़ाया था? 15 से। नहीं मिल रहा अपने सोल्यूशन, मिल गया बैलेंस शीट 15 से। अगले साल, फिर अगले साल, वही काम इधर करना है। लेकिन मैं वहां से देख के क्यों नहीं करवा रहा? वहां से देख के इसलिए नहीं करवा रहा कि ऐसा हो सकता है पेपर में बैलेंस शीट ना मांगी और डायरेक्ट नोट मांगा हो, तो इसलिए वहां से देख के नहीं करना। जैसे लीज में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल देख के हम बैलेंस शीट बनाते थे, हालांकि जनरल एंट्रीज हुई होती थी, फिर भी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल देखते थे। तो यहां सिर्फ जनरल एंट्रीज को देख के काम करना है, पिछले डाटे से अगला डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। अगर पिछला डाटा मांगा ही ना हो पेपर में, तो फिर पिछला बनाएंगे और फिर अगला करेंगे। ओके जी, 2002 में प्लांट को क्या कर दो, देखते हैं कैसे बढ़ाना है। 2002 में रीस्टार्ट कर लें, किस साल से? 1 से। बढ़ाएं जी, 15 जमा 17। अब शो करना पड़ेगा थोड़ा सा। 15 जमा 17 इज इक्वल टू 32। सी सब फुट नोट, पाँव के नीचे नोट, फुट नोट। ओके चलें जी, डी सीटीपी
सीटीपी। क्या करना है सीटीपी को? देखिए तरीका क्या हुआ करेगा, आप देखा करेंगे ऐसे ऐसे 2 को देखा करेंगे और इधर चले जाया करेंगे 2 ऐसे, और आप फिर ऐसे देखा करेंगे रीस्टार्ट, और अब आप फिर ऐसे देखा करेंगे। सो सिंपल, इट इज हाउ यू विल डू द ड्रामा। 4.5 प्लस 5.1 9.6। पेबल को बढ़ा दो। अगर आप पूरी क्लासें लें FR2 की, हर क्लास का सही से होमवर्क करें, बड़े दिल से तैयारी करें, सब सही करें, तो पेपर में आपको तकरीबन 55 से 60 नंबर ऐसे मिल जाएंगे जो वाज़े तौर पे क्लास में किसी ना किसी सवाल में डिस्कस हुए होंगे। 55 से 60 नंबर आपको पेपर में ऐसे मिल जाएंगे। बाकी 40 हर एक के लिए एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी, वो हर एक के लिए होंगी। 9.6। ओके, अभी आपने बैलेंस शीट बनाने के लिए एक तरीका देखा था, उस तरीके को हम दोबारा अप्लाई करते हैं लाइव सबके सामने। 2003 बट वी आर सपोज टू रीस्टार्ट। ओके, अब नजर मार लें। 15 जमा 17 जमा 9, 15 जमा 17 जमा 9 41, प्लस 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 बढ़ है ना, इसलिए 41 जी। Now what you are supposed to do? CTP. You will watch like this. 3. You will come here. 3. But balance sheet. Restart. इस टॉपिक में अच्छी वॉक हो जाएगी आपकी। करंट एक्स पेबल ये सारा उठा लेंगे जी। बोले 4.5 प्लस इज इक्वल टू 12.3। 3 ने कहा मेरा क्या कसूर है, आ जाओ तुम भी इधर ही आ जाओ। प्लस 12.3 उधर ही रहो। अच्छा जी, अच्छा आप लोग भी बच्चों वाली बातें पूछते हैं, छोटी छोटी खुशियां। ओके, मेरे घर में तो बच्चे हैं, मैं इसलिए कर लेता हूँ ऐसी बातें, लेकिन आप लोग भी हंसने लग जाते हैं। ओके, आप अपने घर वालों के लिए बच्चे हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अब बच्चे इधर आना। ओके, चलें जी। रिटेन्ड अर्निंग कैसे सही वाली निकालेंगे? मशवरे देना शुरू करें, तकरीबन सारी बातें सही होंगी। 2-3 तरीके हैं रिटेन्ड अर्निंग सही निकालने के, कोई तरीका आप बता दें। एक भाई ने बड़ा आसान सा तरीका बताया, वो कहते हैं बैलेंस शीट के अंदर सवाल में रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है सवाल वाली बैलेंस शीट में, और एक बैलेंस शीट की रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है हमारे सोल्यूशन वाली, उन दोनों का डिफरेंस ले लें। ये भी बेहतरीन तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। क्या तरीका बताया इन्होंने? क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी हुई है, वो गलत वाली है, जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है वो कह रहे हैं सही वाली है। तो सही वाली बैलेंस शीट और गलत वाली बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग देख लेते हैं, उनका डिफरेंस इधर आ जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। और कोई तरीका?
ये तो तब होगा ना जब बैलेंस शीट मांगी हो, ये तो तब होगा ना जब बैलेंस शीट मांगी हो। तो हो सकता है पेपर में बैलेंस शीट मांगी ना हो। हाँ पैट से चल सकते हैं, लेकिन फिर 2001 का पैट तो हमने निकाला नहीं हुआ। ठीक है, आज जाके मैं आपको अपने तरीके पे लाऊंगा, लेकिन अब फिलहाल अभी आपके मशवरे मांग रहा हूं। ठीक है, पैट से चल पड़े, लेकिन 2001 का पैट नहीं है, फिर ये मसला आ जाएगा। जी अकाउंटिंग इक्वेशन लगा देते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इंट्रो की क्लास में पढ़ी थी, पहले 4-5 क्लासों में पढ़ा दी जाती है, बल्कि 2-3 क्लासों में। क्या थी अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। फुटनोट नंबर जी। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस liabilities. It is accounting equation. Okay. What is this? I know it's plant. What is this? Asset. What is this? Liability. What is this? Capital. तो कैपिटल बैलेंसिंग आ जाएगा, कैपिटल बैलेंसिंग आ जाएगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन लगा देते हैं। प्लांट को बढ़ा दो। तरतीब से चलो, मैं 3 दफा काउंटिंग क्वेश्चन लगानी पड़ेगी पेपर में। शायद कैलकुलेटर पे लगा दीजिएगा प्लस माइनस। मैं ये नहीं कह रहा फुट नोट्स बनाइएगा, पेपर में कैलकुलेटर पे प्लस माइनस कर दीजिएगा। बहुत अच्छा वर्किंग शो करते हैं। नहीं कर सकते इसमें तो फिर ठीक है, मजबूरी है, क्योंकि इतने ज्यादा फुट नोट्स बहुत टाइम लग सकता है। प्लस माइनस करके गुजारा चल जाएगा आपका कैलकुलेटर भाई। जी बोले, रिटेन्ड अर्निंग कैपिटल है जी। व्हाट इज दिस? एसेट इंक्रीज। साइन बोले। What is this? Liability. What is this? Increase. Plus 4.5 is equal to X. 10 point sin plus ये तू इथे आना, मैं नहीं इथे आना, तू इथे आ। ठीक है जी, 4 इथे आया, माइनस हुआ, यही है ना, यही पढ़ा था ना। इज इक्वल टू ऐसी बला चीज है कि प्लस को इधर लाके माइनस कर देती है। तो तू इथे आ जी। अब x इज इक्वल टू, जवाब क्या बचा? प्लस। तो बताएं रिटेन्ड अर्निंग अब बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। तो कौन सा साइन? पॉजिटिव साइन। बस रिटेन्ड अर्निंग बढ़ रही है। तो क्या लिखूं? इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग। कितने से? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं। रिटेन्ड अर्निंग मैंने क्यों बोला? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? कैपिटल। ये ऐसी तरीका है, आपको कोई और तरीका पसंद आया आप उस तरीके से कर लें। ये तो तरीका है बस समझने का बात। चलें छोड़ें, उस साल को छोड़ें, अगले साल पे ट्राई करें, अगले साल पे ट्राई करें। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको 5 मिनट देने, आपने पूरा नोट खुद बनाना है, पूरा नोट खुद बनाना है। 5 मिनट दूंगा मैं जी। ये क्या है? प्लांट बढ़ रहा है, प्लांट बढ़ रहा है जी। कितने से? 30 से। ये क्या है? कितने से? 22.4। साइन पॉजिटिव। तो 22.4 जी। आखिरी साल कर लें खुद ही।
ये क्या है? ये क्या है? दोनों बढ़ रहे हैं, तो साइन जी x इज इक्वल टू प्लस 28 क्या 41 ओ सॉरी 12.3 28.7 जी 5 मिनट्स ब्रेक एंड सफ़ा दोबारा खोलें फ्रेश और पूरा नोट बनाएं और मैं सबका चेक करूंगा। आपकी नज़रें सिर्फ इधर होनी चाहिए, ये जो वर्किंग वन है हमारी W1 वर्किंग वन पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। पूरा नोट खुद बनाएं सारा। इंग्लिश के लिए 3 लाइनें छोड़ें प्रॉपर, वो लाइन ज़रा लिखें। द इफेक्ट ऑफ करेक्शन, ये लाइन लिखें, फिर बनाना शुरू करें। इंग्लिश वाली लाइन रहने दो, बस ये लिख दो इफेक्ट ऑफ करेक्शन। बहुत ही अच्छा होगा, इस सवाल को 2 दफा घर में जाके करें।
लिख लें, रिटेन्ड अर्निंग अकाउंटिंग इक्वेशन से निकाला करनी है। ओके, जी भाई 3 का प्रॉफिट लॉस बनाते हुए किसको देखना है? 3 को। और 2 का प्रॉफिट लॉस बनाते हुए 2 को। 3 की बैलेंस शीट बनाते हुए रीस्टार्ट का क्या मतलब? 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी। जी आखिरी रिक्वायरमेंट सवाल की क्या है? जनरल एंट्रीज। अब हमारी जनरल एंट्रीज रह गई हैं, वो कर लेते हैं। आखिरी रिक्वायरमेंट है सवाल की जनरल एंट्रीज। जी मिटा दूं? हो गया? कितने लोगों ने कर लिया? ओके जी भाई, आखिरी रिक्वायरमेंट सवाल की क्या है? जनरल एंट्रीज हो चुकी हैं या करनी है? कितने लोग कह रहे हैं हो चुकी हैं? कितने लोग कह रहे हैं करनी है अभी? ये जो तीसरा तबका बैठा हुआ है इधर, ओके ये जनरल एंट्रीज
वो जनरल एंट्रीज नहीं है जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में पोस्ट होंगी। ये जनरल एंट्रीज हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पोस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जनरल एंट्री पोस्ट होती है आपके टी अकाउंट्स के अंदर, और 2001 और 2002 के टी अकाउंट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास जिस वक्त मैं खड़ा हूं वो मैंने बताया था, बल्कि यहां बताना ज्यादा आसान है। ये देख लें, वी आर स्टैंडिंग हेयर, हम इधर खड़े हैं। अगर हम इधर खड़े हैं तो हमारे हाथ में सिर्फ किस साल का ट्रायल है जिसमें हम एरर्स को सही कर सकते हैं? 3 का। 2001 और 2 का ट्रायल प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में जाके यूजर के पास जा चुका है। ये जनरल एंट्रीज भी करना जरूरी है, और अगर सवाल ने जनरल एंट्रीज मांगी है तो वो क्या करनी है, वो कुछ और है, वो मैं अभी आपको कराने लगा हूं। ये जनरल एंट्रीज किए बगैर सवाल खड़ा नहीं हो सकता, ये जनरल एंट्रीज किए बगैर सवाल की बेस नहीं बन सकती, ये जनरल एंट्रीज किए बगैर सवाल का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता। इसमें से मैं कोई भी जनरल एंट्री मिस कर देता तो मैं आपको इंक्रीज डिक्रीज समझाता तो आप कहते हैं क्या हो रहा है इस क्लास के अंदर। जनरल एंट्री से समझाना बड़ा आसान हुआ है। सारा आप जो भी होता था ना, आपकी नजरें इधर इधर लगी होती थी। प्रॉफिट लॉस बनाते हुए नजरें इधर लगी हुई, बैलेंस शीट बनाते हुए नजरें इधर लगी हुई, स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनाते हुए, नोट बनाते हुए नजरें इधर लगी हुई। इन एंट्रीज के बनाए बगैर वी कैन नॉट, हम सवाल को बना नहीं सकते। ये बुनियादें हैं, ये हमारे सवाल की बुनियादें हैं। इस पे इमारत खड़ी हो चुकी है, आपके सामने खड़ी करके मिटा भी दी है। वो इमारत ही क्या जो मिट जाए। ओके, अच्छा भाई, अब हमने क्या करनी है? जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज करने का क्या तरीका है कि you will hold blue marker and you will hold red marker। बरकत मार्केट से मिल जाता है। you will hold these markers, और इस साल की एंट्रीज as it is, जिसको आप कहते हैं कॉपी पेस्ट। कट पेस्ट नहीं करनी, फिर इधर से भी उड़ जाएंगी। कॉपी पेस्ट। और पिछले सारे सालों की जनरल एंट्रीज 2001, 2002, और मैं इस लाइन को क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि पिछले सालों में पता नहीं कब की गलतियां पड़ी होती हैं। अभी 3 दिन बाद हम सवाल करेंगे जिसमें 15 साल की गलतियां सही करेंगे। 15 साल मुसलसल गलती होती नहीं, उसको सही करेंगे। तो पिछले सारे सालों की गलतियां, इनको कैसे सही करेंगे? इनकी एक कंबाइंड एंट्री करेंगे। इनकी क्या करेंगे? कंबाइंड जर्नल एंट्री। ठीक है, अब काम बहुत आसान है, काम बहुत आसान है। पहले वो वाली, पहले कंबाइंड वाली कर देते हैं ना, तरतीब से चलते हैं। पहले कंबाइंड वाली कर देते हैं। शुरू करें जी। डेबिट्स प्लांट 15 जमा 17, बत्ती, दांत हो या लाइट हो। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस छोड़ें, ये प्रॉफिट लॉस का आइटम है। पिछले सालों का प्रॉफिट लॉस हमारे हाथ से निकल चुका है, छोड़ें। सीटीई छोड़ें, ये प्रॉफिट लॉस का आइटम है, हमारे हाथों से निकल चुका है। सीटीपी, सीटीपी 4.5 क्रेडिट प्लस 5.1 जी 9.6। बैलेंसिंग विल बी रिटेन्ड अर्निंग, 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 बैलेंसिंग विल बी, बैलेंसिंग विल बी, बैलेंसिंग विल बी, बैलेंसिंग विल बी। कहां पे, कि क्या मतलब, क्या क्या चल रहा है इस वक्त? कहां पे बैलेंसिंग रिटेन्ड अर्निंग? क्रेडिट, कहां पे बैलेंसिंग रिटेन्ड अर्निंग? क्रेडिट साइड पे नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। कहां पे बैलेंसिंग रिटेन्ड अर्निंग? जनरल एंट्रीज में, एंट्रीज में पूरी बात करो ना, पूरी बात। जनरल एंट्रीज में कहां? जहाँ साइड छोटी आ रही हो, कम आ रही होगी, जहाँ पर उधर बैलेंसिंग आएगा। ठीक है, जहां साइड छोटी आ रही होगी वहां बैलेंसिंग आएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये रिटेन्ड अर्निंग कब बैलेंसिंग निकालनी है? रिटेन अर्निंग का बैलेंसिंग निकालनी है। जी गुड। सर एंट्री को बैलेंस करने के लिए। हाँ, जिस वक्त सवाल में जनरल एंट्रीज मांगी हो
और पिछले सालों की एंट्रीज कंबाइन करनी हो तो उस वक्त बैलेंसिंग रिटेन्ड अर्निंग आएगा जी, वट एवर द साइड में बी, आई थिंक इट्स क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग बैलेंसिंग जी 22.40 ओके। करेक्शन ऑफ 2001 एंड 2002 एरर स्टैंडिंग इन 2003। करेक्शन ऑफ, ये इसकी हेडिंग बनेगी, करेक्शन ऑफ 2001 एंड 2002 एरर स्टैंडिंग इन 2003। हिंट, हिंट इस एंट्री के करने के लिए हिंट, पिक एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओनली, इग्नोर income and expenses, retained earning is balancing. Hint number 1, pick assets and liabilities. Hint number 2, ignore incomes and expenses. Hint number 3, retained earning is बैलेंसिंग। हिंट, स्टेप्स, जो भी आप इसका नाम दें जी। पिक एसेट्स एंड इग्नोर, इग्नोर करके फिर कुछ करना तो पड़ेगा ना उसकी कंपनसेशन में, तो उसकी कंपनसेशन में किसको बैलेंसिंग निकाल लें, रिटेन पे। अच्छा वैसे पिछले सालों का इंटरेस्ट और सीटी हम छेड़ क्यों नहीं सकते, क्योंकि पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रायल हमारे हाथ में नहीं है, बस बाकी तो कुछ भी नहीं। बाकी क्या हेडिंग है, करेक्शन ऑफ 2003 एरर स्टैंडिंग इन 2003। 3 की एरर को 3 में सही कर दें, उसके लिए तो कुछ नहीं करना, वो तो हमारे हाथ में ट्रायल है उसका। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी कर लिया है मैंने, अब पेस्ट कर रहा हूं। प्लान डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, CTE डेबिट एंड CTP क्रेडिट, क्रेडिट। कैसा है, आसान है तरीका, मुश्किल है? आसान सा तरीका है जर्नल एंट्रीज करने का। बस असल में सारी बात पता है क्या है, ये एंट्री जिसकी सही होगी ना, सारा सवाल सही है। और अगर इस एंट्री के अंदर आपने इंटरेस्ट डेबिट करके प्लांट क्रेडिट कर दिया और सीटी भी डेबिट करके सीटी क्रेडिट कर दिया, तो वो एंड तक घूमता रहेगा एग्जामिनर। अब आपको आगे क्लास के बाद पूछेगा, सर अगर ऐसा हो जाए तो सर नंबर कितने मिलेंगे मुझे? सर आप बताएं, आप पेपर चेक करते रहे हैं।
बताएं मुझे नंबर कितने मिल जाएंगे इंशाल्लाह। नंबर मेरे ख्याल से मिल ही जाएंगे फॉर्मेट्स बनाने के। ओके, नाउ देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि इस एंट्री के अंदर करंट टैक्स हिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कल जो मैंने सवाल कराना है उसमें मैं टैक्स की एंट्री डेफर्ड टैक्स में करूंगा, करंट टैक्स में नहीं करूंगा। इस सवाल को जाके अगर आप 3 दफ़ा कर लें आज तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रोज़ाना इस सवाल को रेफ़र किया करना है। मैं क्या करूंगा, आपको उस दिन इस सवाल में आप कहेंगे हाँ ये किया था, बैलेंस शीट बनाते हुए ये किया था, प्रॉफिट लॉस बनाते हुए ये किया था। इस सवाल को आप समझ लें, ये सवाल IAS 8 की ABC है। ये सवाल IAS 8 के मेन कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर लिए हुए है और IAS 8 की मैक्सिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स भी डिस्कस हो गई हैं, इसलिए 2 दिन लगे हैं हमें इस सवाल पे। तो आज के बाद जो भी सवाल डिस्कस होगा इस सवाल को रेफर किया जाएगा। इस सवाल के साल याद हो जाएं आपको, इस सवाल के फिगर्स याद ना हो, एंट्रीज याद हो जाएं, बैलेंस शीट के फॉर्मेट याद हो जाएं, बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। 3-4 दफा इस सवाल को भी कर लें तो मेरे ख्याल से आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। सवाल की आखिरी एडजस्टमेंट रह गई है जो इंग्लिश में लिखी हुई थी, वो हमने नहीं पढ़ी हुई। पढ़ लें, आखिरी पैरा सवाल में छोटा सा लिखा हुआ था। हमने जब चेंज किया ना अपने आप को, तो हमने क्या किया, हम अब जरा सोच के बताएं, थोड़ा सा IAS 12 के एंगल से चीजों को सोचना है, सोच के बताएं। अब हम इंटरेस्ट को कैरिंग अमाउंट का पार्ट बना रहे होंगे एसेट की, या इंटरेस्ट को स्टिल एक्सपेंसेस में शो कर रहे होंगे? इंटरेस्ट को एसेट की। अब आपने 2 चीजें सोचनी है, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के एतबार से सोचने हैं, फिर आपको समझ आएगा ये एडजस्टमेंट मैंने करंट टैक्स की आज क्यों की है और कल मैं इसकी जगह डेफर्ड टैक्स लिखूंगा, उसकी क्या वजह है। अब आपको ये मैं समझाने लगा हूं कब करंट टैक्स पे इंपैक्ट जाया करेगा और कब डेफर्ड टैक्स पे इंपैक्ट जाया करेगा, और बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखना पड़ेगा हमारे बदलने से टैक्स वालों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, देखना पड़ेगा हमारे बदलने से टैक्स वालों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। अगर टैक्स वालों ने वैसे ही रिस्पॉन्ड किया जैसे हमने रिस्पॉन्ड किया, तो फिर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस हो जाएगी बराबर, और डिफरेंस के कॉलम में आएगा 0 और डेफर्ड टैक्स 0। अगर टैक्स वालों ने किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड किया, तो फिर कैरिंग अमाउंट कुछ और होगी, टैक्स बेस कुछ और होगी, डिफरेंस के कॉलम में फिगर आएगी, उस पर रेट लगेगा, तो कौन सा टैक्स आएगा? डेफर्ड। देखते हैं टैक्स वालों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। द टैक्स अथॉरिटीज हैव एग्रीड टू रीओपन। वैसे इतना नहीं होता कि टैक्स वाले भी पिछले सालों को बदलने पे मान जाएं। टैक्स वालों के असल में अपने रूल होते हैं, पता नहीं ये कैसी कंट्री है। टैक्स अथॉरिटीज वालों ने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम भी तुम्हारे कहने पे पिछले साल दोबारा खोलते हैं। टैक्स अथॉरिटीज हैव एग्रीड टू रीओपन द असेसमेंट्स। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ उनको पता है 2001 का टैक्स जब हम गवर्नमेंट को जमा कराते हैं तो गवर्नमेंट अज्यूम करती है कि असेस हो गया, हाँ तुम्हारा इतना ही टैक्स है। टैक्स अथॉरिटीज हैव एग्रीड टू रीओपन द असेसमेंट्स एंड दे आल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट। टैक्स वाले कह रहे हैं जी इंटरेस्ट हमारे भी दिल में आ रहा है, प्लांट की कॉस्ट में ही ऐड कर दो। वैसे ऐसा होता नहीं है, सवाल खामोश हो तो मैंने आपको कहा था एज्यूम करना है, करवाया था बोरिंग कॉस्ट के साथ, सवाल खामोश हो तो एज्यूम करना है, टैक्स वाले इसको एक्सपेंस ही मान रहे हैं। लेकिन ये अजीब सा मुल्क है जिसमें टैक्स अथॉरिटीज वाले इतने खुले दिल के निकले, कहते हैं और तुम लोगों ने इंटरेस्ट को प्लांट की कॉस्ट का पार्ट बना लिया है। हमने कहा हाँ, वो सफे के टॉप पे जो पहला पैरा है, देखें एक होते हैं अकाउंटिंग रूल्स, एक होते हैं टैक्स रूल्स। सफे के टॉप पे जो पहला पैरा है उसकी आखिरी लाइन पढ़ के देख लो कि अकाउंटिंग रूल क्या हमारा है। द एंटिटी चूजेस टू कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट, ये है हमारे अकाउंटिंग। अब टैक्स वालों के जूते पहने, वो जो मैं 2 किताबें इस क्लास में लाया था, एक लाल किताब थी, वो लाल किताब जो टैक्स वालों की थी उसमें लिखा हुआ है, इस मुल्क की जो लाल किताब होगी उस मुल्क में लिखा हुआ था कि अगर आप चाहें तो पिछले सालों को रीओपन करा के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और टैक्स ट्रीटमेंट में मैचिंग ले आए। मुझे तो लग रहा है मैचिंग हो गई है, पढ़ें।
ऊपर वाले पैरे में सेकंड लास्ट लाइन क्या है? अकाउंटिंग रूल। सफे के एंड पे, अच्छा टेस्ट का सॉल्यूशन आपको कल दे दिया जाएगा। टेस्ट कितने लोगों ने दिया था? गुड, वेल डन। ये आपके साथ वाले के लिए शेर बना है, हजारों साल नरगिस रोती रहती है, फिर कहीं जाके होता है। द टैक्स अथॉरिटीज हैव एग्रीड टू रीओपन, टैक्स अथॉरिटीज ने एग्री कर लिया रीओपन करने पे ऑफ टैक्स असेसमेंट एंड इंक्लूड इंटरेस्ट एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट, और वो भी कहते हैं इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दो। द टैक्स अथॉरिटीज हैड प्रीवियसली अलाउड डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस, पास्ट में टैक्स वाले इसको एक्सपेंस में डाल रहे थे, लेकिन अब क्या कहा है उन्होंने? कैपिटलाइज कर दो। अच्छा भाई, अब एक मिसाल लेता हूं। मिसाल के तौर पे किसी भी साल को ले लें, 2001 को, उसका इंटरेस्ट 15 है। अकाउंटिंग वालों ने कहा जी हमने तो बैलेंस शीट में ही शो करना है। ये मुझे कैसे पता चला? ये मैंने सफे के टॉप पे जो पैरा है वो पढ़ के ये लिखा है। अच्छा आगे चलें, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? नीचे सफे क्या है? टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? एंड इंक्लूड इंटरेस्ट एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट, वो भी कह रहे हैं इसको प्लांट की कॉस्ट का क्या बना दो। ये लाइन पढ़ के, ये करना नहीं पेपर में, समझने के लिए बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट देने के लिए। ये लाइन पढ़ के आपने कहा अच्छा ये भी प्लांट में डाल रहे हैं, ये भी प्लांट में डाल रहे हैं, ज़बानी पेपर में सोचना ये। अच्छा फिर इख्तलाफ तो कोई नहीं रहा, इख्तलाफ नहीं रहा तो फिर डेफर टैक्स, अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर है नो डेफर टैक्स, अगर नो डेफर टैक्स तो फिर टैक्स की एंट्री किस में पोस्ट करें? करंट टैक्स के अंदर, इसलिए हमने करंट टैक्स में पोस्ट किया है। ठीक है, कल इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करेंगे जब कल वाले सवाल में ये एडजस्टमेंट आएगी।